अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान के मेट्रो सिटीज़ के रहायशी हैं तो यकीनन आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बने ऐसे शॉपिंग मॉल ज़रूर देखे होंगे जिनको देखने के बाद एक बार तो इंसान के दिल में ख्वाहिश ज़रूर जागती है कि काश कोई एक दुकान मेरी भी इस मॉल के अंदर होती। अगर आपके दिल में भी ऐसी ख्वाहिश जागी है तो आपके लिए अच्छी खबर है कि अब आप इस तरह के मॉल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी मिनिमम अमाउंट की शर्त के बगैर। ऐसा कैसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन है रीट मॉडल के थ्रू। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये एक ऐसा मॉडल है जिसने ये मुमकिन बनाया है कि आप भी, मैं भी, हम जैसे हज़ारों लाखों लोग जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं लेकिन बहुत बड़ी अमाउंट जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए उनको चाहिए वो उनके पास या तो मौजूद नहीं है या तो फिर वो परेशान है। जो मार्केट में इतने धोखे होते हैं उनसे कि यार किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाए, और जो बड़े रिनाउंड डेवलपर्स हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि शायद वो हमारी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। तो हमारे लिए ये मुमकिन हुआ है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बदौलत कि हम भी ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकें, उनके कैपिटल गेन को एंजॉय कर सकें, उनके रेंटल्स को एंजॉय कर सकें। दोस्तों, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को अगर मैं सादा ज़ुबान में समझाऊँ तो 1960 में पहली बार अमेरिका में इसको मुतारफ़ कराया गया बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में फंड रेजिंग के लिए, और छोटे और बड़े तमाम इन्वेस्टर्स को एक साथ यकसा मौका फराहम करने के लिए कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल गेन ले सकें। 1960 में अमेरिका में जब इसको मुतारफ़ कराया गया उसके बाद ये इतना मशहूर हुआ ये मॉडल कि पूरी दुनिया ने ही तकरीबन इसको जो है ना अपने अपने मुल्कों में प्रैक्टिस किया। पाकिस्तान में 2008 में पहली बार एससीसीबी की तरफ से रीट की रेगुलेशंस जो है ना मुतारफ़ कराई गई, बट उस वक्त वो बहुत लिमिटेड थी, पूरी तरह फंक्शनल नहीं थी कि उसके अंदर जो है ना बहुत स्मॉल स्केल पे जो है प्रोजेक्ट्स को मुतारफ़ कराया जा सकता था। इसको बाकायदा 2015 में इंट्रोड्यूस कराया गया एससीबी की तरफ से, तमाम रेगुलेशंस को जो है ना मुतारफ़ कराया गया कि अब कोई भी बड़ा डेवलपर्स, कोई भी बड़े ग्रुप्स जो है ना वो रीट का लाइसेंस हासिल करने के बाद अपने प्रोजेक्ट्स को रीट के अंदर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। दोस्तों, रीट काम कैसे करता है? एक आम आदमी को उससे क्या फ़ायदा है? अगर मैं इसको सादे अल्फाज में समझाऊँ एक आम आदमी के लिए कि एक आम आदमी को रीट का क्या फ़ायदा है। अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में सीमेंट का बिजनेस जो है ना बहुत फ्लोरिश कर रहा है, तो कोई भी आम आदमी सीमेंट फैक्ट्री तो नहीं खोल सकता, लेकिन वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किसी भी सीमेंट फैक्ट्री के शेयर ज़रूर खरीद सकता है, उस सीमेंट फैक्ट्री के प्रॉफिट्स के साथ अपने आप को जोड़ सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से रियल एस्टेट्स के जो बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं उसके अंदर भी आप शेयर्स के थ्रू हिस्सेदार बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो पहली कंपनी रीट के अंदर रजिस्टर्ड हुई वो थी आरिफ हबीब और डॉल्मेन ग्रुप का जॉइंट वेंचर आरिफ हबीब डॉल्मेन रीट, जिसके अंडर पहली बार 2015 में डॉल्मेन सिटी जो प्रोजेक्ट है जो क्लिफ्टन कराची में वाक़ है, जिसके अंदर जो है ना डॉल्मेन मॉल शॉपिंग मॉल भी आता है और उसके साथ जुड़ी जो है ना कमर्शियल बिल्डिंग्स भी आती हैं, जो कि पाकिस्तान की शायद सबसे महंगी प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी है और पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन शॉपिंग मॉल में से एक शॉपिंग मॉल है वो। उस प्रोजेक्ट को रीट के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करा दिया गया। अब आप भी अगर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किसी मिनिमम जो है ना इन्वेस्टमेंट की शर्त के बगैर आप उसके शेयर्स खरीद सकते हैं, जितने शेयर्स भी आप खरीदना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज में बाकी कंपनी से शेयर्स खरीदते हैं, आप डॉल्मेन सिटी के शेयर्स भी खरीद सकते हैं। अच्छा, रीट मॉडल कितने इकसाम के? रीट मॉडल दो इकसाम के, दो तरह की कंपनीज हैं जो रीट में रजिस्टर्ड हो सकती हैं। एक है पब्लिक रीट, वो कंपनीज जो एससीसीबी से लाइसेंस ले लेती हैं रीट का और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करा देती हैं, वो पब्लिक कंपनीज कहलाती हैं, जिसमें प्रॉपर शेयर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो सकती है। एक आम आदमी, एक इंडिविजुअल भी जो है ना उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दूसरी है प्राइवेट रीट। प्राइवेट रीट वो प्रोजेक्ट कहलाते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते, बल्कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। उसका डाटा एससीसीबी के साथ तो शेयर किया जाता है, एससीसीबी की तो बिल्कुल पब्लिक रीट की तरह उसकी भी तमाम डॉक्यूमेंटेशन एससीसीबी को होती है, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स का डाटा आम पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होता, आम पब्लिक को शेयर नहीं किया जाता उनकी प्राइवेट नेचर की वजह से। तो ये दो तरह की कंपनीज, दो तरह के प्रोजेक्ट्स जो है ना रीट में रजिस्टर्ड होते हैं। इसके अलावा तीन तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो रीट में रजिस्टर्ड कराए जा सकते हैं। पहली है डेवलपमेंट रीट। डेवलपमेंट रीट के अंडर में वो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड कराए जा सकते हैं जो अभी बिल्कुल नए सिरे से शुरू होंगे। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो बिल्कुल अभी नए सिरे से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल इनिशियल फेज से स्टार्ट हो रहा है, उसको भी रीट में रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। उसमें जो आम यूज़र इन्वेस्टमेंट करेगा उसको फ़ायदा कैपिटल गेन की सूरत में होगा। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन से वाकिफ़ है, जिन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि प्रोजेक्ट लॉन्चिंग फेज से जब पोजीशन फेज तक पहुंचता है तो उसमें तकरीबन जो है ना 50% से 100% तक कैपिटल गेन आ जाता है।
इस तरह के लोग इस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि बजाय खुद रिस्क लेने के किसी बड़ी कंपनी के साथ वो जुड़ जाए, उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दें बगैर किसी शर्त के कि आपने जी इतनी प्राइस का ही यूनिट खरीदना है। आप जितने भी वैसे आपके पास मौजूद हैं, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जितने भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप उस प्रोजेक्ट के शेयर्स खरीद लें। जब वो प्रोजेक्ट पोजीशन फेज पर आएगा और वो बिकेगा, तो वो प्रॉफिट जो है वो रीड कंपनी जो है ना तमाम जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। इसके अलावा दूसरा मॉडल है रेंटल मॉडल। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, जैसे मैंने आपको बताया डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन रीड में मौजूद है, रजिस्टर्ड है, वो प्रोजेक्ट जो डिलीवर हो चुका है, जो ऑलरेडी रेंटेड आउट हुआ है, उसके अंदर अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो वहाँ का जो रेंटल रिटर्न है उसको शेयर कर दिया जाता है प्रॉफिट की सूरत में। तो मंथली रेंटल की सूरत में भी जो है ना आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। और तीसरा मॉडल है हाइब्रिड मॉडल, जिसके अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट, मिसाल के तौर पर कराची में कोई मॉल बनने जा रहा है, वो मॉल की शुरुआती फेज से आप स्टार्ट हुए, आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की। अब जब वो प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ तो कैपिटल गेन तो आपको आ गया डिविडेंड की सूरत में, लेकिन आप वहाँ से क्विट नहीं किए, बल्कि आप उसी के साथ जुड़े रहे। अब उसको जब उस डेवलपर ने रेंट आउट कर दिया, तो उसका रेंटल भी आप एंजॉय कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट हाइब्रिड रीड कैटेगरी में आते हैं। अब अगर आपका ये सवाल है कि रीड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मली शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है कि आप एक अपना ब्रोकरेज अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद किसी भी जो है ना स्टॉक मार्केट के ब्रोकर के थ्रू या किसी भी जो है सिक्योरिटी कंपनी के थ्रू आप कोई भी शेयर्स अपने खरीदते और बेचते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप ब्रोकरेज अकाउंट बना के रीट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके भी शेयर्स खरीद सकते हैं, और प्रॉफिट आपको डिविडेंड की सूरत में ही प्रोवाइड किया जाता है। सवाल ये है कि 2015 में अगर रीट मॉडल मुतारिफ करा दिया गया था, तो आज तक लोग इस मॉडल से वाकिफ़ क्यों नहीं है, या अगर वाकिफ़ है तो बहुत कम वाकिफ़ क्यों है? क्यों हमें नहीं पता कि कौन सी कंपनी है जो रीड में रजिस्टर्ड है, या फिर वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो रीड में रजिस्टर्ड है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि 2015 में जब रीड मॉडल को मुतारिफ कराया गया था, तो 2016 में ही कुछ तब्दीलियाँ ऐसी की गई थी टैक्सेस में, जिसकी वजह से रीड मॉडल बिल्कुल खटाई में पड़ गया था। 2016 में 2 तब्दीलियाँ जो मेजर की गई, पहला प्रॉपर्टी के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया गया, जो कि रीड की प्रॉपर्टीज़ पर भी जो है ना लागू कर दिया गया। अब चूंकि पाकिस्तान में नॉर्मली ये कल्चर है कि प्रॉपर्टी जो है वो डीसी वैल्यू पर या एफबीआर वैल्यू पर रजिस्टर्ड कराई जाती है। बाकी की जो प्राइस होती है, मिसाल के तौर पे 1 करोड़ के प्लॉट अगर मैं बेचने जा रहा हूँ, तो उसकी डीसी वैल्यू या एफबीआर वैल्यू अगर 50 लाख रुपए, तो मैं टैक्सेस 50 लाख पे ही पे करूँगा। बैंकिंग चैनल से वो 50 लाख रुपए ही रिसीव करूँगा, बाकी के 50 लाख रुपए जो है मैं कैश की सूरत में लूँगा और मैं उसका टैक्स बचा लूँगा। लेकिन चूंकि रीट में जो है कोई भी ट्रांजैक्शन कैश की सूरत में नहीं होती, तमाम बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होती है, इसीलिए जो सेलर जिनसे लैंड खरीदना था इन डेवलपर्स ने, और खरीदने के बाद उन प्रोजेक्ट्स को जो है सीसीपी में या रीट में रजिस्टर्ड कराना था, उन लैंड ओनर्स ने लैंड बेचने से इनकार कर दिया। उसकी वजह ये है कि अगर वो लैंड अपनी बेचते इन कंपनीज को, तो वो प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू बेचते और उनको अपनी पूरे की पूरी लैंड वैल्यू के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ जाता। इसीलिए लैंड ओनर्स ने बाकायदा लैंड बेचने से इनकार कर दिया इन कंपनीज को। दूसरा टैक्स जो इन पर लगाया गया वो ये कि नॉर्मली स्टॉक्स के ऊपर जो डिविडेंड रिसीव होता है उसमें तकरीबन 10% टैक्स जो है गवर्नमेंट काटती है, जबकि रीड के अंडर इसी टैक्स की शरह को 25% कर दिया गया कि जो भी डिविडेंड्स आपको रिसीव होंगे उसका 25% गवर्नमेंट टैक्स काट देगी। इन 2 वजूहत की बिना पर किसी भी नई कंपनी ने पाकिस्तान में रीड का लाइसेंस इशू नहीं कराया। सिर्फ एक आरिफ हबीब डॉल्मेन ग्रुप, जिसका मैंने बताया कि वो पहले से 2009 में एक्चुअल में उन्होंने अपनी कंपनी खोली थी, और 2015 में जैसे रेगुलेशन आई तो पहली वो कंपनी थी जिन्होंने अपने आप को रीड में रजिस्टर्ड कराया और अपना पहला प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड कराया डॉल्मेन सिटी। बहरहाल 2016 से ये जो है ना मामला खटाई में पड़ा रहा। फाइनली 2021 में गवर्नमेंट ने वो दोनों टैक्सेस को चेंज किया। पहला कैपिटल गेन टैक्स रीड प्रोजेक्ट्स में से हटा दिया गया, और दूसरा उस टैक्स को जो 25% कर दिया गया था उसको वापस 10% पर ले आया गया। और तीसरी तब्दीली जो की गई वो ये कि स्टेट बैंक को बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली कि अपना टोटल जो लोन आप लोगों ने डिसबर्स कर रखा है उसका कम से कम 5% जो है ना वो प्रॉपर्टी सेक्टर में आपने देना है, जबकि अब 2021 में वो 1.2% था। 3.8% जो है ना शरह लोन की बढ़ानी थी, जो कि आम आदमी को गाड़ी के लिए या क्रेडिट कार्ड की सूरत में या किसी भी फाइनेंसिंग की सूरत में बैंक्स ने किए होते हैं। स्टेट बैंक को बाकायदा गवर्नमेंट ने उसके लिए पाबंद किया 2021 में कि उसकी शरह को बढ़ा के 5% कर दिया जाए और उसका ज़्यादातर हिस्सा इन्हीं रीड रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में ही लगाया जाए।
तो इन 3 तब्दीलियों के बाद पाकिस्तान के बहुत बड़े-बड़े इदारों ने रीड के लाइसेंस इशू कराने शुरू किए और अपने प्रोजेक्ट्स को रीड में रजिस्टर्ड कराना शुरू किया, जिनमें बहुत नामी-गिरामी नामों में ज़मीन डॉट कॉम शामिल है, घराना डॉट कॉम शामिल है, जीबी ग्लोबल के नाम से कंपनी है जो लाइसेंस तो इशू करा चुकी है, बट अब तक उनका प्रोजेक्ट उन्होंने रीड में रजिस्टर्ड नहीं कराया। लाहौर में के अंदर वो प्रोजेक्ट ला रहे हैं। उसके अलावा उमर हाउसिंग फाइनेंस के नाम से लाहौर की एक कंपनी है जो सिटी सेंटर को जो है गालिबन अब रीड में रजिस्टर्ड करा चुकी है। इसके अलावा नया नाज़मुआत के कुछ प्रोजेक्ट जो है रीड के अंदर रजिस्टर्ड कराए आरिफ हबीब ग्रुप ने। आरिफ हबीब के ऑलमोस्ट तकरीबन 19 के करीब प्रोजेक्ट्स अगले 1-2 सालों में रीड में रजिस्टर्ड होने वाले हैं। अब तक का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो आरिफ हबीब डॉल्मेन के अंडर ही रीड में रजिस्टर्ड हुआ हुआ है। उसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज भी हैं जो रीड में रजिस्टर्ड हो रही हैं, रीड के लाइसेंस इशू करा रही हैं और रीड के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स ला रही हैं। दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जिनका है $54 बिलियन का पोर्टफोलियो। अमेरिकन एक कंपनी है जिसका $46 बिलियन का पोर्टफोलियो रीड का। तो इस तरीके से दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के पोर्टफोलियो रीड के। रीड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने से डेवलपर डरते हैं कि उसकी फंड रेजिंग के लिए पैसा कहाँ से आएगा, क्या उसको बेचने के दौरान 40-50% फंड रेजिंग भी कर ली गई लेकिन बाकी 40-50% फंड रेजिंग नहीं आई तो वो प्रोजेक्ट बीच में अटक जाएगा। इसी फंड रेजिंग की वजह से प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में नॉर्मली लेट होते चले जाते हैं। इस रीड मॉडल की वजह से वो फंड रेजिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। आरएमसी रीड मैनेजमेंट कंपनी एसईसीपी में रजिस्टर्ड होती है। उसके अलावा इनके दरमियान एक ट्रस्टी के तौर पर बाकायदा बैंक मौजूद होता है जो कि आरएमसी और आम इंडिविजुअल के दरमियान जो है ना ब्रिज का काम करता है, एक ट्रस्टी का काम करता है। उसके अलावा एसईसीपी की रेगुलेशंस के अंडर ये तमाम इदारे आते हैं, ये प्रोजेक्ट्स एसईसीपी के अंडर आते हैं। तो ये जो सारा सिस्टम है, ये सारा सिस्टम जो है ना इस इन्वेस्टमेंट को बहुत लुक्रेटिव बना देता है। प्लस सबसे लुक्रेटिव चीज़ जो इन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से आम यूज़र को फ़ायदा हासिल है वो ये कि इनकी जो लिक्विडिटी है वो बहुत आसान है। नॉर्मली अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं और हालात ख़राब होते हैं या प्रॉपर्टी के रेट्स नीचे जाते हैं तो लिक्विडिटी मुश्किल हो जाती है। आपके पैसे प्रॉपर्टी में स्टक होते हैं जो कि आप निकाल भी नहीं पा रहे होते, आपको बाहर नहीं मिलते। उसके बनस्बत स्टॉक एक्सचेंज में चूँकि स्टॉक्स जो है वो हर वक्त उसकी ट्रेडिंग हो रही होती है तो आप किसी वक्त भी अपने पैसे खुले करा सकते हैं। ये थी आज की वीडियो मेरे दोस्तों। अगर रीड के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है ना सवाल कर सकते हैं, मैं उनके जवाब दे दूँगा इंशाल्लाह। मेरी वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाह।